नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। बिहार चुनाव का पहला चरण रिकॉर्ड वोटिंग के साथ खत्म हुआ। 65% से ज्यादा की वोटिंग को एनडीए संजीवनी मान रहा है। सबसे बड़ी कामयाबी इस वोटिंग में चुनाव आयोग के खाते में आई है। 121 सीटों की किसी भी पोलिंग बूथ पर रीपोलिंग की नौबत नहीं आई, यानी 100% टारगेट अचीव किया गया। बोनस में वोटिंग परसेंटेज में प्रोग्रेस अलग से हुई। एक भी बूथ पर हिंसा नहीं हुई। ये उसी बिहार की आज की तस्वीर है जहां 90 के दशक में अगर मोबाइल कैमरा होता तो बूथ कैप्चरिंग, हिंसा, बवाल की कैसी कैसी तस्वीरें हमने देखी होती। अगर उस वक्त इजीली कैमरा या मोबाइल फोन भी एक्सेस होता तो पता नहीं और क्या क्या मंजर देखने को मिलते। लेकिन आज की तस्वीर लोकतंत्र की जीत, ये उस बिहार की जीत है जहां वोटिंग लाइन में खड़ी मुस्लिम महिलाएं भी सरकार से मिल रहे फायदे को एक्सेप्ट कर रही हैं। आंकड़ों की बात करें तो लालू राबड़ी शासन में 1995 में 1668 बूथों पर रीपोलिंग हुई थी। साल 2000 में 847 बूथों पर रीपोलिंग हुई। वजह बूथ कैप्चरिंग और बवाल था। नीतीश के शासनकाल की बात करें तो साल 2020 और 2025 में 0 रीपोलिंग हुई। इससे शांतिपूर्ण चुनाव की तस्दीक होती है। वहीं ओवैसी ने भी आरजेडी की मिट्टी पलीत कर दी है। तो कैसे इन चुनावों में ओवैसी आरजेडी को एक्सपोज कर रहे हैं, सब कुछ आपको बताएंगे अपनी इस स्पेशल स्टोरी में। हिंदू मुस्लिम फसाद में ओवैसी की एंट्री। सीमांचल में पतंग उड़ेगी या फिर ओवैसी दरी बिछाएंगे। बिहार में सेकंड फेज की लड़ाई में मुस्लिम बहुल सीमांचल में वोटिंग होगी। एआईएमआईएम ने सीमांचल में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस आरजेडी भी एआईएमआईएम से पीछे नहीं है। उन्हें पता है कि ओवैसी से मुस्लिम वोट की लड़ाई इतनी आसान नहीं है। इस बीच किशनगंज में रैली के दौरान कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी के बयान पर जबरदस्त सियासी घमासान मचा है। इमरान प्रतापगढ़ी ने ओवैसी को टारगेट करते हुए कहा कि बिहार में वो मुसलमानों को दरीबाज कहते हैं, लेकिन वहीं तेलंगाना में बाय इलेक्शन में ओवैसी कांग्रेस कैंडिडेट के लिए घर घर जाकर वोट मांगते हैं। ओवैसी ने मुसलमानों को दरी बिछाने वाला कहा, जिसका जिक्र अब कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी भी अपनी चुनावी रैलियों में कर रहे हैं। दरअसल पूरे मामले की अगर बात करें तो बिहार के विधानसभा में एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी खुद प्रचार करने पहुंचे। उन्होंने अररिया के पैकटोला और जोकीहाट के मलहरिया में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान बीजेपी और जेडीयू पर तीखा वार किया। ओवैसी ने कहा कि कांग्रेस के नेता कहते हैं कि मेरे आंगन में तुम्हारा क्या काम है, सीमांचल तुम्हारे बाप का है क्या। ओवैसी ने पप्पू यादव पर तंज कसते हुए कहा कि असदुद्दीन का मतलब है दीन का शेर होता है, लेकिन तेरा नाम तो टप्पू पप्पू है। वहीं उन्होंने कहा कि सीमांचल में बीजेपी जेडीयू वाले यहां के लोगों को घुसपैठिया कहते हैं, हम लोग उनको जवाब देंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने यह भी कहा कि मुसलमान 17% हैं, लेकिन उन्होंने यादवों को 36% टिकट दिया। मुसलमानों को क्या मिला? मुसलमान अब दरी बिछाने का काम नहीं करेगा, वो नेता बनेगा। फिर क्या ओवैसी के इस दरी वाले बयान को लेकर इमरान प्रतापगढ़ी ने उन पर जोरदार हमला बोला। ओवैसी पर इमरान प्रतापगढ़ी ने हमला बोलते हुए उन्हें बरसाती मेंढक करार दिया। उन्होंने कहा कि चुनाव के वक्त वो हैदराबाद से सीमांचल पहुंचकर लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। जनता उनके इस झांसे में नहीं आएगी। न सिर्फ ओवैसी को बल्कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी इमरान ने यहां पर निशाने पर लिया। इमरान प्रतापगढ़ी ने किशनगंज विधानसभा के पोठिया थाना करबला मैदान पर कांग्रेस प्रत्याशी कमरुल हुदा के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अपराध कोई करता है और खामियाजा पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है। योगी की सरकार को भारत के संविधान, नियम कानून से कोई मतलब नहीं। इमरान प्रतापगढ़ी ने मोदी पर तंज कसते हुए 14 तारीख को बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी, ये भी कहा। बीजेपी किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। न सिर्फ इमरान प्रतापगढ़ी बल्कि विपक्ष के दूसरे नेता भी ओवैसी को इस राजनीति पर उन्हें घेरते हुए नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में बिहार चुनाव प्रचार करने पहुंची समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने भी दबे लफ्जों में ओवैसी को वोट नहीं देने को लेकर अपनी बात रखी। सपा सांसद इकरा हसन ने बिहार के किशनगंज में मुस्लिम बहुल आबादी को संबोधित करते हुए बड़ा बयान दिया। उन्होंने जनता को खबरदार करते हुए कहा, अगर हमारे वोट बटेंगे तो उनकी सरकार बन जाएगी। इकरा हसन ने डबल इंजन की सरकार को नापाक सरकार बताते हुए जनता से एकजुट होकर महागठबंधन के प्रत्याशी को वोट देने की अपील की। सांसद इकरा हसन ने मंच से बोलते हुए कहा, अगर वोटों का बिखराव हुआ तो बिहार में बीजेपी की सरकार बन जाएगी।
वो यही नहीं रुकी, उन्होंने आगे कहा कि इस बार बीजेपी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री भी नहीं बनाएगी, बल्कि खुद मुख्यमंत्री की सीट कब्जा लेगी। इकरा ने जोर देकर कहा कि बिहार से अब की बार जो संदेश देश भर में जाएगा, उससे पूरे देश में बदलाव आएगा। इस दौरान उन्हें सुनने के लिए लोग भी मैदान में थे, लेकिन सवाल यहाँ पे ये उठता है कि मुसलमानों की राजनीति करने वाली पार्टियों ने अब तक मुसलमानों की कितनी भलाई की है, क्योंकि बार बार ये सवाल उठ रहा है और खुद ओवैसी साहब भी सीमांचल से लेकर पूरे बिहार में इस बात को दोहरा रहे हैं कि अब्दुल सिर्फ दरी बिछाने का काम करता है और आरजेडी ने जिस तरह से मुसलमानों को टिकट दिए हैं और जो उनका हक था, जो उनसे उनका हक छीना गया है, वो भी यही तस्दीक करता है कि सिर्फ मुसलमानों को दरी बिछाने का काम दिया गया है। जिस तरह से बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी गलियारों में बयानबाजी का दौर जारी है, वहीं आप देखा यह होगा कि जनता किसे अपना मानती है और जनता किस पर अपना विश्वास जता पाएगी। खैर, अब तो ये चुनावी नतीजों के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन इन आरोपों के बीच ओवैसी ने महागठबंधन के साथ अपने गठबंधन को लेकर भी अपने पत्ते खोल दिए हैं। क्या महागठबंधन में शामिल होंगे ओवैसी? बिहार में दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को 122 सीटों पर वोटिंग होगी। इस बीच AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी ने महागठबंधन में शामिल होने के लिए भी बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि 14 नवंबर को नतीजे आने के बाद फैसला लिया जाएगा। AIMIM प्रमुख ने कहा कि 14 नवंबर को क्या नतीजे होंगे ये पता नहीं। अगर किसी भी गठबंधन को बहुमत नहीं मिलता है तो हम उस वक्त जरूर जवाब देंगे। फिलहाल हमारी कोशिश है कि चुनाव में हमारे गठबंधन के उम्मीदवार ज्यादा से ज्यादा संख्या में जीतें। जब नतीजे आएंगे तो हमें बिहार की जनता का अक्स दिखाई देगा। AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी यही नहीं रुके, बीजेपी की बी टीम के आरोपों को भी उन्होंने खारिज किया। साथ ही आरोप लगाने वालों को मीडिया में बहस करने की खुली चुनौती भी दे डाली। उन्होंने कहा कि वो मुझे वोट कटवा और बी टीम कहते नहीं थकते, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि पीएम मोदी 3 बार प्रधानमंत्री बने, जिसकी जिम्मेदारी किसकी है? अगर कोई पार्टी या गठबंधन 450 या 500 सीटों पर लड़ता है और फिर भी 3 बार हार जाता है, तो आप दूसरों पर दोष क्यों मढ़ रहे हैं? उन्हें आत्मचिंतन करने की जरूरत है। इस बार बिहार में 25 सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी चुनाव लड़ रही है। पिछली बार 19 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 5 पर जीत दर्ज की थी। हालांकि बाद में 4 विधायकों ने आरजेडी की सदस्यता ग्रहण कर ली थी। असदुद्दीन ओवैसी से जब यह भी पूछा गया कि मुसलमान दरी बिछा रहा है, तो इसके जवाब में वो फिर जवाब देते हैं। उन्होंने बिना नाम लिए आरजेडी पर निशाना साधा और कहा कि मुसलमान अब तक ऐसे लोगों को वोट देता आ रहा है, उसे अपने घर में चप्पल उतार कर ही एंट्री देती थी आरजेडी। यानी साफ तौर पर उनके निशाने पर तेजस्वी थे। उनके सामने मुसलमान नजरें झुकाए रहता है। मेरी मुसलमानों से अपील है कि ऐसे लोगों पर भरोसा ना करें, दरी बिछाने का काम ना करें। मुसलमानों के विकास के लिए अपनी लीडरशिप होना बेहद जरूरी है। अपनी बातचीत में ओवैसी ने मुकेश सैनी के नाम का डिप्टी सीएम के तौर पर ऐलान का मुद्दा भी उठाया। ओवैसी ने कहा कि जब 3.5% वोट वाले समाज का डिप्टी सीएम हो सकता है, तो मुसलमानों का डिप्टी सीएम घोषित करने में महागठबंधन को क्या तकलीफ है? मुसलमानों को भरोसा करना होगा कि वो अपनी लीडरशिप भी खड़ी कर सकते हैं। आप एक बार AIMIM को वोट देकर देखें। ओवैसी ने महागठबंधन से अलायंस न होने पाने बात पर भी अपना बयान रखा। उन्होंने जिक्र किया, ओवैसी ने कहा कि मैंने तो खुद लालू प्रसाद यादव को चिट्ठी लिखकर गठबंधन की बातचीत बढ़ाने को लेकर कहा था। जब तेजस्वी से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे तो इस बारे में जानकारी नहीं है, मुझे तो खत भी नहीं मिला गया। ओवैसी यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि मुझे नहीं पता था कि पिता को लेटर लिखने के बाद बेटे को भी चिट्ठी अलग से लिखनी पड़ती है। आखिर में ओवैसी ने अपील करते हुए कहा है कि इस बार मुस्लिम समाज एकजुट होकर AIMIM को जिताए। मुसलमानों का अपना नेतृत्व बनना चाहिए। लेकिन ओवैसी जिस तरह से सीमांचल में अपनी ताकत दिखा रहे हैं, उस ताकत से सबसे ज्यादा डरी हुई कांग्रेस है और आरजेडी है, क्योंकि यहां पर पूरा ताकत जो है वो आरजेडी और कांग्रेस भी लड़ा रही है। लेकिन महागठबंधन की जो 1 दर्जन सीटें हैं जहां पर फ्रेंडली फाइट की बात की जा रही है, उस फ्रेंडली फाइट ने भी महागठबंधन को नीचे की तरफ धकेल दिया है। यानी पूरी तरह से महागठबंधन बैकफुट पर नजर आ रहा है। और इधर ओवैसी की एंट्री ने भी इनके खेमे में टेंशन मचा रखी है। यानी इसका सीधा फायदा एनडीए को होता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि पहले चरण की जो वोटिंग हुई और उसमें बम्पर वोटिंग हुई, वो भी अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। और एनडीए ने पहले ही बता दिया है कि वो यहां पर 80 से 85 सीटें जीत रहे हैं। और इधर दूसरे फेज के लिए भी एनडीए ने धुआंधार चुनाव प्रचार किया है। पीएम मोदी से लेकर अमित शाह तक सभी दिग्गज बैक टू बैक रैलियां कर रहे हैं
और एनडीए नेताओं की रैलियों में जुटने वाली भीड़ बता रही है कि इस बार हवा का रुख या कि सियासी हवा का रुख क्या रहने वाला है। इसका दबाव भी महागठबंधन पर साफ साफ नजर आ रहा है। यानी महागठबंधन में शुरुआत से लेकर जो टकराव था वो आखिर तक बना हुआ है और इस टकराव की वजह से ही महागठबंधन को एक शर्मनाक हार बिहार में देखने को मिल सकती है। लेकिन इसमें मुसलमानों की भागीदारी कितनी होगी, ये चुनाव के नतीजे तय करेंगे। स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।